15 जुलाई 2023 उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोलापार इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक नीले रंग की वैगन पोलो कार खड़ी हुई थी। आसपास जिन लोगों की दुकानें थीं, उन्होंने उस गाड़ी को देखा। उस गाड़ी का इंजन ऑन था। उन्हें लगा कि शायद कोई यहाँ पर किसी का वेट कर रहा है और कुछ देर में गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उस गाड़ी से ना तो कोई बाहर आता है और ना ही उस गाड़ी में कोई अंदर जाता है। दुकान वालों को शक होता है तो गाड़ी के नजदीक जाकर देखते हैं और जैसे ही वो शीशे में झांकते हैं तो अंदर एक व्यक्ति गाड़ी की पिछली सीट पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। गाड़ी का इंजन ऑन था। गाड़ी पूरी ठंडी हो रखी थी क्योंकि उसका एसी भी ऑन था। अब वहां पर खड़े लोग पहले गाड़ी को हिलाते हैं, उस गाड़ी को पीटते हैं ताकि पीछे बेसुध पड़ा आदमी शायद उठ जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी हरकत में नहीं आता है। इसके चलते वहां पर खड़े कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं। हल्द्वानी पुलिस कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाती है। वो गाड़ी को चेक करते हैं। उसके बाद एक मैकेनिक को बुलाया जाता है क्योंकि गाड़ी अंदर से लॉक थी। उस गाड़ी को खुलवाया जाता है और जब उस व्यक्ति को चेक किया जाता है तो वह बेसुध नहीं बल्कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अब गाड़ी का इंजन ऑन था, गाड़ी का एसी भी ऑन था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति एसी चलाकर गाड़ी में सो रहा था और दम घुटने से इसकी मौत हुई हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो व्यक्ति अंदर से अपनी गाड़ी को खोल भी सकता था, लेकिन गाड़ी में या फिर उस व्यक्ति को देखकर ऐसा कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था कि इसने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अब पुलिस यहाँ पर सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हालांकि वह मृत अवस्था में पाया गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं और मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस के सामने दो सवाल थे कि क्या यह एक स्वाभाविक मौत है, क्या यह व्यक्ति बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा हुआ था, दम घुटने से इसकी मौत हुई है, या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उस व्यक्ति की आईडी लेती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो पता चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2023 को उसके घरवालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल की थी। वह 14 तारीख से ही घर से लापता था, उसका मोबाइल भी ऑफ था और इस व्यक्ति का नाम अंकित चौहान था, जिसकी उम्र 32 साल था। ये हल्द्वानी का एक जाना-माना बिजनेसमैन था। इसका खुद का एक रेस्टोरेंट था। ये स्पेयर पार्ट्स में भी डील करता था, बहुत सी कार्स की डीलिंग भी कराता था, यानी कि ये हल्द्वानी का एक जाना-माना अमीर बिजनेसमैन था। ये केस बहुत ही सिंपल लग रहा था कि इस व्यक्ति ने रात को पी होगी, अपनी गाड़ी में बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था, गाड़ी का एसी ऑन था और इसी कारण दम घुटने से इसकी मौत हो गई हो। पुलिस भी इसी सिद्धांत को सच मान रही थी। लेकिन जब इसकी बॉडी को डॉक्टर्स ने निरीक्षण किया तो पाया गया कि इसकी बॉडी में इसके पैर के नीचे स्नेक बाइट का निशान है, यानी कि इसके दोनों पैरों पर सेम जगह पर सांप ने काटा हुआ है। अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि सांप के काटने से इसकी मौत हुई हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि सांप अगर काटेगा तो वह दोनों पैरों पर सेम जगह पर नहीं काटेगा। इसका मतलब है कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं है। साथ ही अंकित चौहान के घरवाले भी पुलिस को कहते हैं कि उन्हें इस बात का शक है कि किसी ने उनके बेटे को प्लान करके उसकी हत्या की है, यह कोई नेचुरल डेथ नहीं है। पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। और इसी दौरान अब 17 जुलाई 2023 को अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें कुछ ऐसे खुलासे होते हैं
जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। दरअसल अंकित चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि उसे शराब के साथ साथ नींद की गोलियां दी गई थी। उसके शरीर से उसके कुछ सैंपल्स मिले थे और उसके बाद उसके दोनों पैरों पर सांप ने काटा था, बिल्कुल सेम एंगल पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेचुरली उसे सांप काटता तो वो शरीर के किसी एक हिस्से पर काट कर जाता, लेकिन उसके दोनों पैरों पर सांप ने काटा था, यानी कि उसके पैर पर सांप से जबरदस्ती कटवाया गया था और उसी सांप के जहर के कारण अंकित चौहान की मृत्यु हुई थी। यानी कि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क ये था कि अंकित चौहान की हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ है। अब क्योंकि अंकित चौहान हल्द्वानी का एक जाना-माना बिजनेसमैन था, काफी अमीर भी था, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। 4 टीमें पुलिस की बनाई जाती हैं। पहली टीम का काम होता है कि अंकित की गाड़ी जहां जहां से गुजरी है वो सारी सीसीटीवी फुटेज को कवर करना। दूसरी टीम का काम था कि अंकित के मोबाइल में जितने भी नंबर हैं उनकी डिटेल्स निकलवाना, साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन को वेरीफाई करना कि 14 तारीख को वो कहां गया था। तीसरी टीम का काम था कि अंकित का डेली रूटीन क्या था, वो किससे मिलता था, उसके दोस्त कौन थे, उन सभी की जांच करना। और चौथी टीम का काम था कि उन सारे डेटा को कलेक्ट करके जांच पड़ताल करना और किसी न किसी तथ्य पर पहुंचना। पुलिस बहुत तेजी से हरकत में आ जाती है और ये सारी जांच शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह मालूम चलता है कि 14 जुलाई 2023 को अंकित चौहान की कार सबसे पहले गोरा पड़ाव इलाके में गई थी, जो कि एक बस्ती वाला इलाका है। वहां पर काफी सारे मकान हैं। उसके बाद यह गाड़ी भुजिया घाट पर गई थी, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, और फिर यह गाड़ी गोलापार इलाके की रेलवे क्रॉसिंग पर गई थी। दूसरी टीम जो अंकित की मोबाइल लोकेशन की जांच करती है, वह यह पाती है कि जहां जहां अंकित की कार गई थी, वहां पर अंकित की मोबाइल लोकेशन भी शो हो रही थी, यानी कि अंकित उस गाड़ी में उस वक्त मौजूद था। अब 14 तारीख को अंकित की गाड़ी सबसे पहले गोरा पड़ाव इलाके में गई थी और जो टीम अंकित की कॉल डिटेल्स चेक कर रही थी, उन्होंने जब अंकित की लास्ट कॉल चेक की तो उसने एक लड़की को कॉल किया था जिसका नाम माही सिंह था। और कमाल की बात यह था कि यह लड़की भी गोरा पड़ाव इलाके में ही रहती थी, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया था कि 14 तारीख को अंकित की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी से उसकी कार की लोकेशन और साथ ही वो नंबर, तीनों इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अंकित सबसे पहले उस दिन गोरा पड़ाव इलाके में माही सिंह से मिलने के लिए गया था। पुलिस माही सिंह के नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस उसके घर पर जाती है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस की नज़रों में माही सिंह सबसे पहली सस्पेक्ट बन चुकी थी, क्योंकि अगर माही इसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो वो अपने घर पर मिलनी चाहिए थी या फिर उसका मोबाइल ऑन होना चाहिए था। यानी कि पुलिस को इस केस में पहली सफलता माही सिंह के रूप में मिलती है और पहला सस्पेक्ट उन्हें मिल जाता है। अब माही सिंह को ढूंढने के लिए पुलिस सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और उसमें पुलिस को 2 नंबर मिलते हैं जिस पर पिछले कुछ महीनों से माही लगातार बात कर रही थी, जिसमें पहला नंबर था दीप कंडवाल नाम के व्यक्ति का और दूसरा नंबर था रमेश नाथ नाम के एक व्यक्ति का। पुलिस इन दोनों के नंबर निकालकर जब इन पर कॉल करती है तो कमाल की बात यह है कि दीप कंडवाल और रमेश नाथ दोनों का ही मोबाइल नंबर ऑफ था। दीप कंडवाल के घर पे जब जाया जाता है तो वो भी अपने घर से फरार था, यानी कि कहीं ना कहीं दीप कंडवाल, रमेश नाथ और माही सिंह
इन तीनों का अंकित चौहान की हत्या के पीछे कुछ न कुछ हाथ जरूर था। पुलिस को अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि पूरे 3 सस्पेक्ट मिल चुके थे। पुलिस इनकी जानकारी निकालती है तो मालूम चलता है कि दीप कंडवाल भी हल्द्वानी का ही रहने वाला है और जो रमेश नाथ है वो भी हल्द्वानी का ही रहने वाला है। और कमाल की बात यह है कि वो एक सपेरा है, यानी कि वो घर में सांप पकड़ने का काम करता है। और अंकित चौहान के पैरों पर भी सांप के काटने के निशान मिले थे, यानी कि पुलिस की जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। नाथ था, इसका मोबाइल तुरंत ऑन होता है। पुलिस इसकी लोकेशन को ट्रेस करती है। इसकी लोकेशन हल्द्वानी की ही थी और इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस जब इसको अरेस्ट करती है तो यहाँ से सारी जो परतें हैं वो खुलने शुरू होती हैं। यह पुलिस को बताता है कि तकरीबन 8 महीने पहले दीप कंडवाल नाम का एक व्यक्ति इसके पास आया था। उसने कहा था कि उसकी एक दोस्त है माही सिंह, जिसे सर्प पूजा के लिए एक सांप की आवश्यकता है। इसके लिए वे रमेश नाथ को पैसे भी देते हैं। रमेश नाथ माही सिंह के घर पर एक सांप लेकर जाता है, वहां पूजा होती है। उसके बाद माही उसका नंबर ले लेती है और रमेश नाथ वापस अपने घर हल्द्वानी लौट आता है। लेकिन माही लगातार रमेश नाथ के संपर्क में रहती है। वह उससे दोस्ती कर लेती है और अक्सर उसे अपने घर भी बुलाती है। कुछ महीनों बाद माही रमेश नाथ को एक चौंकाने वाली बात बताती है। दरअसल माही का बॉयफ्रेंड दीप कंडवाल था। रमेश नाथ एक सपेरा था और माही के घर में 2 नौकर भी काम करते थे, एक महिला जिसका नाम उषा रानी था और उसके पति का नाम राम अवतार था। ये चारों मिलकर रमेश नाथ को बताते हैं कि एक अंकित चौहान नाम का व्यक्ति है जो माही को बहुत परेशान कर रहा है। उसके पास माही की कुछ न्यूड फोटोज हैं जिनकी वजह से वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वे कहते हैं कि किसी भी तरह से अंकित को रास्ते से हटाना है। पहले तो रमेश नाथ इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन माही उससे नजदीकियां बढ़ाती है, उसे पैसे भी देती है और इसके चलते वह मान जाता है। ये पांचों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, ऐसा प्लान जिसमें अंकित की हत्या एक नेचुरल डेथ की तरह लगे। इसी वजह से सपेरे की मदद ली जाती है। रमेश नाथ को कहा जाता है कि वह एक जहरीला सांप पकड़ कर लाए। फिर 14 जुलाई 2023 को माही अंकित को अपने घर बुलाती है। पहले उसे शराब पिलाई जाती है जिसमें नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं ताकि वह हिलडुल न सके। जब वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है तो रमेश नाथ एक सांप लेकर आता है और उसके दोनों पैरों पर उस सांप से कटवाता है। उसी जहर के कारण अंकित चौहान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका प्लान था कि अंकित की लाश को उसी की गाड़ी में डालकर भुजिया घाट, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहां से नीचे फेंक देंगे। दीप कंडवाल, राम अवतार और रमेश नाथ, ये तीनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकलते हैं। लेकिन भुजिया घाट पर काफी भीड़ होती है, जिससे ये अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। इसके चलते वे उसकी इस तरह से इन सभी ने मिलकर अंकित चौहान की हत्या की थी। लेकिन सवाल अब भी यह था कि आखिर इन्होंने अंकित चौहान की हत्या क्यों की थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस को किसी भी तरह से माही और दीप कंडवाल को ढूंढना था। और 23 जुलाई 2023 को पुलिस को इसमें भी सफलता मिलती है। माही और दीप का मोबाइल ऑन होता है और पुलिस उन्हें हल्द्वानी से ही अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है तो वे कहते हैं कि वे खुद ही सरेंडर करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर इंट्रोगेशन शुरू कर देती है और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा खुलासा होता है। दरअसल माही ने 10वीं पास करने के बाद ही अपना घर छोड़ दिया था, यानी कि वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म भी अपना लिया था
और वह गलत संगत में भी पड़ गई थी। अपना खर्च चलाने के लिए वह कुछ ऐसे काम करती थी जिन्हें समाज गलत नजर से देखता है। इसी कारण वह हल्द्वानी में एक अलग कमरा लेकर रहने लगी थी। यह कोई साधारण रूम नहीं था, बल्कि उसके किसी कस्टमर द्वारा गिफ्ट किया गया एक ठिकाना था। वहीं पर बड़े-बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मोटा पैसा देते थे। 2020 में माही की मुलाकात अंकित से होती है। शुरू में अंकित भी पैसे देकर उससे संबंध बनाता है, लेकिन माही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिससे अंकित को उससे लगाव हो गया। ये सारी बातें माही पुलिस को खुद बताती है। वह बताती है कि शुरू में अंकित का व्यवहार ठीक था, वह माही पर बहुत खर्चा करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसका व्यवहार रूखा हो गया। वह माही से मारपीट करने लगा, उसे उसके कस्टमर से मिलने से रोकता था और शादी करने को भी तैयार नहीं था। माही ने कई बार अंकित से कहा, लेकिन वो ना तो उससे शादी करना चाहता था और ना ही उसे उसका काम करने दे रहा था। और इसी दौरान माही की मुलाकात दीप कंडवाल से भी होती है। दीप कंडवाल से माही की नज़दीकियां बहुत बढ़ गई थी और क्योंकि अंकित चौहान उसे बहुत परेशान कर रहा था, इसी के चलते माही ने पहले दीप कंडवाल के साथ मिलकर अंकित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसी प्लान में उन्होंने अपनी नौकरानी उषा, उसके पति राम अवतार को शामिल किया और फिर किसी तरह से रमेश नाथ नाम के एक सपेरे को भी इसमें शामिल कर लिया। इस प्लान को अंजाम देने के बाद माही ने 10 लाख रुपए सपेरे को, 10 लाख रुपए अपनी नौकरानी उषा को और 10 लाख रुपए उसके पति राम अवतार को दिए थे। और इन सभी को यह कहा गया कि अगले 1 महीने तक अपने मोबाइल को ऑन मत करना। लेकिन यह जो सपेरा रमेश नाथ था, वह अगले ही दिन अपने मोबाइल को ऑन कर लेता है, जिससे वह पकड़ा जाता है। और उसके बाद माही और दीप भी पकड़े जाते हैं। पुलिस ने उसकी नौकरानी उषा और उसके पति राम अवतार को भी अरेस्ट कर लिया। बेसिकली इस हत्या के पीछे का कारण यही बताया माही ने कि अंकित उसके जो काम हैं, उनके बीच में रोड़ा बन रहा था। वह अब ज्यादा पैसे भी नहीं देता था, मारपीट करता था, बिना बुलाए घर आ जाया करता था, जिससे माही को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इन सारी बातों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने माही के पड़ोसियों के भी बयान लिए और वहां से सारी बातें मैच हो गईं। और इन सभी के चलते इन चारों लोगों को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज दिया। तो मूल रूप से ये थी अंकित चौहान की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। अंकित चौहान की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलत संगति, लालच और